Assalamualaikum students, welcome back. Welcome back to another video tutorial. In this video we will discuss the structure and function of nephron. So ये एक important topic है, long question और short question दोनों के हवाले से ये काफ़ी important question है. So इसको हम देखते हैं कि नेफ्रॉन जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरीके से अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेफ्रॉन है ये किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. जो किडनी है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना है और जो किडनी जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जो किडनी का जो मेन फंक्शन है वो बेसिकली उसके अंदर जो इसके यूनिट्स हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, यही ये किडनी के जो ओवरऑल फंक्शन है कि नेफ्रॉन ही परफॉर्म करते हैं. सो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शन को हम देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. नेफ्रॉन की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में इस नेफ्रॉन के 4 पार्ट्स हैं. नेफ्रॉन जो है ये किडनी की, जैसे कि बताया आपको, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. किडनी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये एब्डोमेन की बैक साइड पे दो किडनी इनकी पैर मौजूद होती है और ये बैक बोन के साथ ही अटैच होते हैं. सो ये जिन यूनिट से मिलके बनते हैं उन्हीं को नेफ्रॉन कहा जाता है. और जो किडनी है, नेफ्रॉन की 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, और वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट हैं इस बेस पे नेफ्रॉन की पहले 2 टाइप्स हैं. एक को हम कहते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और दूसरा जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ये इस बेस पे इनको नाम दिया गया है कि नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन उन नेफ्रॉन को हम कहेंगे जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं. कॉर्टेक्स किडनी की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, जो कि किडनी की एक इनर साइड और एक आउटर साइड, इस रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स. इसमें जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं. कॉर्टिकल नेफ्रॉन. और दूसरा जो इनर पार्ट है, जो इनर रीजन है, ये वाला जिसको मैंने शो किया हुआ है, इसको हम कहते हैं मेडुला. और वो नेफ्रॉन जो कि इस बॉर्डर में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला के जो बॉर्डर में प्रेजेंट हैं, उन नेफ्रॉन को जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं. जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. सो इनकी पोजीशन के ऊपर, लोकेलिटी और इनकी पोजीशन की बेस पे इनको नाम दिया गया है कि नेफ्रॉन की 2 टाइप्स होती हैं. वो नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो बॉर्डर में प्रेजेंट होते हैं उनको जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है. दोनों का मकसद, दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है. वो यूरिन को फ़िल्टर करना और उसको एक्सट्रैक्ट करना, एक्सक्रीट करना नेफ्रॉन का मेन फंक्शन है. और अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है. जो पहला पार्ट है वो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है. बोमेन कैप्सूल क्या है? ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है. कप शेप्ड एक स्वेलिंग होती है जो कि नेफ्रॉन का पहला पार्ट है, जहाँ से जो यूरिन है वो फिल्टर होता है. ये बिल्कुल इस तरह का एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है. ये जो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको नज़र आती है, इस तरह का होता है बोमेन कैप्सूल. बिल्कुल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो ब्लड जो आ रहा है, जो आर्टरीज़ के थ्रू आ रहा है, वो आर्टरीज़ यहाँ आके इसके अंदर इंटर होते हैं. इस इंटर होने वाले आर्टरी को एफरेंट आर्टरी कहते हैं. एफरेंट आर्टरी. और जो दोबारा इसके अंदर जाके जो नेफ्रॉन जो आर्टरी इंटर होती है, ये यहाँ पे एक नेटवर्क बना देती है. बिल्कुल एक मज़ीद इसकी ब्रांचिंग होती है. ब्रांचिंग होने की वजह से यहाँ पे एक नेटवर्क बन जाती है. उसका पर्पस क्या है आपको बताता हूँ. पहले ये आप समझ लें कि ये एफरेंट आर्टरी है जो कि अंदर इंटर होती है, और ये इफरेंट आर्टरी है. ई से इफरेंट आर्टरी. सो इसके अंदर, इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, इस बोमेन, जिसको बोमेन कैप्सूल का नाम दिया गया है, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क प्रेजेंट होती है कैपिलरीज की. सो इस नेटवर्क को ही हम ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। यही है ग्लोमेरुलस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लोमेरुलस। अच्छा, अब ब्लड यहाँ से जब पास होता है तो इस नेटवर्क जिसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं, इसके जो वाल्स होती हैं, जो इन कैपिलरीज की वाल्स होती हैं, वो पोरस होती हैं, उनमें सुराख होते हैं। और फिर जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे डेवलप होता है वो फिल्ट्रेशन प्रेशर उसको कहा जाता है। यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे यूरिन की फ़िल्ट्रेशन को यकीनी बना देते हैं और उसको अच्छे तरीके से फ़िल्टर कर लेते हैं। इन्हीं दो वजूहात की बिना पर जो है ये फ़िल्टर अच्छे तरीके से यूरिन यहाँ पे फ़िल्टर होता है और वो बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। बोमेन कैप्सूल के अंदर आने के बाद इस ट्यूब के थ्रू आगे प्रोसीड होता है। सो यहाँ पे फ़िल्टर होने के बाद जो यहाँ पे जो हमारे पास जो फ़िल्ट्रेट आता है उसी को हम ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट फ़िल्टर होने के बाद, ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर होने के बाद जो हमारे पास फ़िल्ट्रेट आता है उसी को ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट कहते हैं। अब जो ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट है वो यहाँ से आगे जो है वो पास हो जाता है, जो कि सेकंड पार्ट है। सो ग्लोमेरुलस के ये क्या है, ये एक कप शेप्ड स्वेलिंग है। बोमेन कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये एक स्वेलिंग है। और ग्लोमेरुलस जो है ये नेटवर्क होती है, एक कैपिलरीज की नेटवर्क होती है और जो कि फ़िल्ट्रेशन को यकीनी बना देता है। सो यहाँ से जब ये फ़िल्टर होके नेक्स्ट पार्ट में आ जाता है, इस नेक्स्ट पार्ट को हम नाम देते हैं कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, जिसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये जो पार्ट है आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ तक, इस ट्यूब्यूल को कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल इसलिए कहते हैं कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे बल खाती हुई, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसकी, तो ये एक बिल्कुल बल खाती हुई एक ट्यूब्यूल है जिसको इसीलिए कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये भी, और जो लास्ट पार्ट है, ये जो मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ, ये भी एक ट्यूब्यूल है। ये इसका लास्ट पार्ट है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। इसके आगे इसके मज़ीद इसके दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और सेकंड पार्ट जो है, जो लास्ट पार्ट है, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, यहाँ पे इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल और इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। सो अब इनका फंक्शन क्या होती है। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, जो फ़िल्ट्रेट हमारे पास आया है, फ़िल्टर ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर होने के बाद वो उसके अंदर कई जो यूज़फुल सब्सटेंसेस उसके अंदर होती हैं। यूरिन भी होती है, लेकिन यूरिया जो है उसके साथ साथ उसके अंदर ग्लूकोज होती है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर, साल्ट्स जो हैं ये उसके अंदर मौजूद होती हैं। और उनको, उन यूज़फुल सब्सटेंसेस को उनको दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब करना होता है, चूँकि वो बॉडी को जिनकी रिक्वायर होती है और वो एज ए बाय प्रोडक्ट तो नहीं है, तो इसलिए उनको रीअब्ज़ॉर्ब करना ज़रूरी होता है। तो वो रीअब्ज़ॉर्प्शन जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर होता है। ये जो पार्ट है इसके अंदर उनकी रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है, ग्लूकोज की, दूसरे साल्ट्स की, वो तमाम चीज़ें जो कि यूज़फुल हैं और उनको रीअब्ज़ॉर्ब करना ज़रूरी है, वो इस पोजीशन के ऊपर रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। जब रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं उसके बाद यूरिन के साथ साथ सिर्फ उसके अंदर यूरिन और वाटर बचता है। यूरिया और वाटर जो है अब इस थर्ड पार्ट के अंदर एंटर होते हैं। ये जो थर्ड पार्ट है इसी को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लूप ऑफ हेनले, ये थर्ड पार्ट है। ये क्या है, एक यू शेप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्ट्रक्चर से आप इसको देख सकते हैं, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही नहीं है कि इसकी स्ट्रक्चर डाउनवर्ड आ रही है और अपवर्ड जा रही है, यू शेप स्ट्रक्चर। इसलिए ये इसका एक स्ट्रक्चर के साथ इसकी जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। ये जो लूप ऑफ हेनले है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
ये इस बेस पे इसको नाम इसलिए दिया गया है कि जो डिसेंडिंग लोब ऑफ हेनले है वो उस फिल्ट्रेट को, यूरिया को, जिसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, उसको लेके डाउनवर्ड उसको मूव कर देता है, जबकि असेंडिंग लोब ऑफ हेनले जो है ये उस फिल्ट्रेट को जिसके अंदर यूरिया और वाटर मौजूद है उसको अपवर्ड मूव कर देता है। ये इसका मेन फंक्शन है। अब ये डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव करने में ये इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे जो डिसेंडिंग लोब ऑफ हेनले है, यहाँ से अगर वाटर को बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी को अगर इसको रीअब्जॉर्ब ना किया जाए तो डिहाइड्रेशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में वाटर यहाँ से एक्सपेल कर दी जाती है, वाटर यहाँ से एग्जिट कर जाता है बजरिए ऑस्मोसिस, और यहाँ से वाटर जो है ये दोबारा जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर दोबारा जाके वाटर के अंदर ब्लड के अंदर दोबारा इंटर होता है। सो ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले जो है इसका मेन फंक्शन है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव इसलिए करता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म हो सके। जो अच्छा इसके बाद जो अब वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी रीअब्जॉर्ब हो गए। अब जो हमारे पास बचता है वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया बचता है जिसको एक्सट्रैक्ट करना था, जो कि नेफ्रॉन का मेन फंक्शन था। अब नेफ्रॉन का जो पर्पस था, जो इसका जो फंक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, और जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से अब पास होके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आने से पहले पहले उसकी एसिडिटी जो है वो नॉर्मल नहीं होती। उसकी एसिडिटी को नॉर्मल रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आयन की सेक्रेशंस होती है। इस डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर आयन्स की सेक्रेशन होती है, स्पेशली हाइड्रोजन आयन की सेक्रेशन होती है, जो कि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो एसिडिटी और उसको मेंटेन रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आयन्स की, स्पेशली हाइड्रोजन आयन की सेक्रेशन होती है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है, जो यूरिया है, कंसनट्रेटेड यूरिया, उसकी जो एसिडिटी है वो मेंटेन रहती है और यूँ वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के काबिल हो जाती है। सो जो लास्ट पार्ट जो है वो है ये था डिस्टल ट्यूब्यूल, यहाँ पे आयन की सेक्रेशन होती है, और लास्ट पार्ट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट है। ये जो आपको नज़र आता है ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये जो लास्ट पार्ट है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये यूरिया को उसको ट्रांसफ़र कर देता है पेल्विस। पेल्विस ये स्ट्रक्चर है किडनी के इस पोजीशन के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, इस रीजन को हम पेल्विस का नाम देते हैं, पेल्विस। सो जो ये कलेक्टिंग डक्ट है ये डिफरेंट पोजीशन से, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो इस पोजीशन पर आके सारे यहाँ पे मिलते हैं, और वो सारा जो यूरिन जो पूरा इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन ने बनाए हैं वो सारे जो यूरिन है, यूरिया है, वो यहाँ पे पेल्विस में आ जाता है। पेल्विस में आने के बाद यहाँ से इस के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में और ब्लैडर में स्टोर की जाती है, और उसके बाद जो है उसको एग्ज़िट किया जाता है। सो ये जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, इसके जो मेन 4 इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने कहा कि पहला ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ये किस तरह होती है और इसका फंक्शन क्या है इसको हमने देखा। उसके बाद कलेक्टिंग इसको कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इसके कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और जो थर्ड पार्ट था वो लोब ऑफ हेनले यू शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसकी स्ट्रक्चर का फंक्शन के साथ क्या इसकी जो है ताल्लुक है उसको हमने देखा। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट इसका लास्ट पार्ट था। सो ये हो गया नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अब इसके साथ साथ अब हम देखते हैं नेफ्रॉन की इसका ऐसा फंक्शन क्या है नेफ्रॉन का। साथ साथ हर पार्ट की थोड़ा सा मैंने टच किया हुआ है, इसका फंक्शन बताया हुआ है, लेकिन अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि इसका बाज़ औक़ात पेपर में सिर्फ इसका फंक्शन जो है अलग से भी पूछ सकता है, तो इसके शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो उसको हम देखते हैं अलग से। जो नेफ्रॉन के 3 मेन फंक्शन हैं, जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन की जो मेन फंक्शन है वो यूरिया फार्मेशन, यूरिया को एक्सट्रैक्ट करना, उसको फ़िल्टर करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ हम इसको डिटेल से देखते हैं। पहला जो फंक्शन है वो इसकी है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन किस पोजीशन के ऊपर होता है, ये
ये जो बोमेन कैप्सूल है यहाँ पे जो जिस न्यूट्रन ने फ़िल्टर होना होता है यूरिया जैसे है तो उसको यहाँ पे फ़िल्टर किया जाता है। सो ये नेफ्रॉन का पहला फंक्शन है। फ़िल्ट्रेशन में यूरिया के साथ साथ ग्लूकोज और दूसरे सब्सटेंसेस भी यहाँ पे फ़िल्टर हो जाते हैं। सो ये हो गया फ़िल्ट्रेशन। ये किस पोजीशन के ऊपर होता है? ये बोमेन कैप्सूल के अंदर फ़िल्ट्रेशन होता है। अब फ़िल्टर होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूसरा इसका फंक्शन है वो रीअब्ज़ॉर्प्शन है। रीअब्ज़ॉर्प्शन किसकी होती है? यहाँ पे यूज़फुल सब्सटेंसेस की। यूज़फुल सब्सटेंसेस में जैसे ग्लूकोज है और साल्ट्स एक्सेट्रा। सो इनकी रीअब्ज़ॉर्प्शन किस पोजीशन के ऊपर होती है? ये यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है कि यहाँ पे ये जो आर्टरी निकलती है ये बिल्कुल इस तरह से आता है, ये इसको रेप कर लेता है। ये जो पूरा लूप ऑफ हेनले है इसके सराउंडिंग में और जो हमारे पास कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसको ये बिल्कुल रेप कर लेता है। इसका पर्पस क्या है कि जब फिल्ट्रेट यहाँ से डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव करता है और कलेक्टिंग डक्ट तक आ जाता है उसके अंदर जो जो चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब करनी होती हैं वो यहाँ से इसको यहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू वो दोबारा उस ब्लड के अंदर आ जाते हैं जिनको रीअब्ज़ॉर्ब करना होता है, जैसे ग्लूकोज है तो वो यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर रीअब्ज़ॉर्ब होता है। थर्ड फंक्शन हम देखते हैं इसकी सेक्रीशन। सेक्रीशन मैंने आपको बताया कि जो इस पोजीशन के ऊपर सेक्रीशन होती है यहाँ पे इसकी पीएच को मेंटेन रखने के लिए जो कि ज़रूरी है। स्पेशली सेक्रीशन किसकी होती है? हाइड्रोजन आयन की होती है। अब इसकी जब सेक्रीशन होती है तो उसका पीएच भी मेंटेन होता है और यूँ वो बॉडी पार्ट्स को वो उसके लिए डेंजरस नहीं है, उसकी पीएच मेंटेन रहती है और उसको आगे स्टोर किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर वहाँ से एक्सक्रीट की जाती है। सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।